अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं गुलाम नबी। आज हम लोगों ने जो नेक्स्ट लेक्चर में सीखना है, आइए देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, यानी एंजाइम्स के ख़ास। एक एंजाइम में क्या क्या खसूसियत होती हैं, एक एंजाइम के कौन कौन से स्पेसिफिक पार्ट्स हैं, एक एंजाइम क्या होता है, कोएंजाइम क्या होता है और ये किस तरह से वर्कआउट करते हैं, इनको सीखने के लिए हमारे पास क्या जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स हैं। 1878 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था वैन हिलियम कोहने ने पहली दफ़ा टर्म एंजाइम का इस्तेमाल किया। स्टूडेंट, पीछे आपने पढ़ा है कि इब्न नफीस ने मेटाबॉलिज्म इस्तेमाल किया वर्ड, जिसका मतलब चेंज थे। तो टर्म जो एंजाइम है वो सबसे पहले किसने, वैन हिलियम कोहने ने, जो एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था, 1878 में इसका इस्तेमाल किया। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता होता है। एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर होती है गोल मटोल सेफिरिकल शेप की प्रोटीन होती हैं, जैसा कि लाइक आल प्रोटीन, ठीक है जी, लाइक आल प्रोटीन एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ अ लॉन्ग लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड। ज़ाहिर बात है कि जो भी प्रोटीन होती है एक्चुअली वो बनी होती है आपके पास किससे, अमीनो एसिड से। जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में लीनियर चेन से जुड़ते हैं तो हमारे पास वो बन जाते हैं, हमारे पास क्या, प्रोटीन की लीनियर चेन एंजाइम्स के साथ। एंजाइम जो एक्चुअली क्या है, प्रोटीन से बने होते हैं, और प्रोटीन जो होती है वो किससे बनी होती है, अमीनो एसिड से बनी होती हैं। और ये जो लीनियर चेन होती हैं जब हो जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं, तो जो ये प्रोड्यूस करती हैं मॉलिक्यूल, एक तरह की ग्लोबुलर प्रोटीन, तो एक तरह का 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल होता है। और याद रखिएगा, 2 तरह की प्रोटीन होती हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं, दूसरी फाइब्रस प्रोटीन होती हैं। ग्लोबुलर वो जो स्फेरिकल शेप में, फाइब्रस वो जो सीधी धागा नुमा फाइबर नुमा होती है। तो पहली खसूसियत हमारे पास क्या है जी, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। कहा जाता है जितने भी एंजाइम हैं, क्योंकि आपने आरएनए से मुतालिक पढ़ा है, तो ज़्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। दे आर मेड ऑफ अमीनो एसिड। ज़ाहिर बात है, अगर ये प्रोटीन से बने हुए तो प्रोटीन किससे बनी होती हैं, अमीनो एसिड से बनी होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि तमाम एंजाइम जो है वो अमीनो एसिड से बने हुए हैं। मोस्ट एंजाइम रिएक्शन रेट आर मिलियन ऑफ द टाइम फास्टर। ज़्यादातर वो रिएक्शन जो एंजाइम से होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन मिलियन टाइम, ठीक है जी, लाखों गुना तेज़ हो जाता है वो रिएक्शन जो एंजाइम्स के बिना हो। ठीक है जी, यानी अगर कोई एंजाइम, एक एंजाइम के साथ रिएक्शन होता है एक, वो लाखों गुना तेज़ होता है। अगर वही बगैर एंजाइम के रिएक्शन करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्लो होगा या वो अनकैटालाइज रहेगा। फास्टर देन द डोज ऑफ कंपेरेबल अनकैटालाइज रिएक्शन। जो रिएक्शन स्लो होते हैं या अनकैटालाइज रिएक्शन की निस्बत वही रिएक्शन अगर एंजाइम से करवाएंगे तो वो मिलियन टाइम फास्टर होगा। एंड विद ऑल कैटालाइज एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम बाय द रिएक्शन बाय द कैटालाइज। यानी कि सारे के सारे नहीं होते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, सिर्फ वो एंजाइम को कैटालाइज करते हैं, यानी जो एंजाइम होते हैं वो वहाँ पर कंज्यूम नहीं होते। नॉट कंज्यूम का मतलब होता है उसमें सिर्फ उसको स्पीड अप करते हैं, उसका हिस्सा नहीं बनते हैं। एंजाइम आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक फॉर देयर टाइप ऑफ रिएक्शन। हर एंजाइम अपने टाइप ऑफ रिएक्शन के हिसाब से मखसूस होता है। एंड फॉर नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट, जिस तरह की सबस्ट्रेट होती है उसी तरह के लिए मखसूस होता है। यानी सारे एंजाइम अपने टाइप ऑफ रिएक्शन और नेचर ऑफ सबस्ट्रेट के हिसाब से मखसूस होते हैं। दैट शो द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। ओनली स्मॉल पोर्शन, एक सारे का सारा एंजाइम नहीं, सिर्फ छोटा सा हिस्सा, स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कैटालाइसिस। सारे का सारा नहीं बल्कि एक छोटा सा पोर्शन एंजाइम का करता है, इसमें हिस्सा लेता है और डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है कैटालाइसिस के प्रोसेस के लिए। तो इस कैटालिटिक रीजन, वो जगह जो इसमें हिस्सा लेती है उसको कहा जाता है एक्टिव साइट, यानी एंजाइम का वो हिस्सा जो कैटालाइसिस के प्रोसेस के अंदर हिस्सा लेता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। एंजाइम का वो छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है, एक्टिव साइट। डेफिनेशन एक्टिव साइट की एंजाइम की, तो आपने स्टूडेंट याद रखना है कि वो एंजाइम का हिस्सा जो उसमें हिस्सा लेता है कैटालाइसिस के प्रोसेस के अंदर, सारा एंजाइम का वही हिस्सा एक्टिव साइट कहलाता है। इट रिकॉग्नाइज्ड, पहले वो इसे रिकॉग्नाइज करता है, फिर उसे करता है बाइंड करता है सबस्ट्रेट, और फिर करता है जी कैरी आउट रिएक्शन प्रोडक्ट बनाता है। तो कहता है जी एंजाइम की प्रोडक्शन जो प्रोसेसिंग होती है वो आप इन्हेंस भी कर सकते हैं और डिमिनिश भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। सेल अकॉर्डिंग टू नीड, हर सेल अपनी एंजाइम्स की जो प्रोडक्शन है
उनको बढ़ा भी सकते हैं, उनको कम भी कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली आप तेज़ भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, रेगुलेट भी कर सकते हैं। किस तरह से? इनहेबिटर से और एक्टिवेटर से। इनहेबिटर और एक्टिवेटर क्या होते हैं? एक्टिवेटर एक्चुअली एंजाइम होते हैं, इनहेबिटर वो होते हैं जो एंजाइम की जगह पर काम करते हैं और एंजाइम को परमानेंटली या टेम्परेरी ब्लॉक करते हैं, उन्हें कहा जाता है हमारे पास इनहेबिटर्स। तो उसमें परमानेंट भी होते हैं और टेम्परेरी इनहेबिटर्स भी होते हैं। तो हमारे पास क्या होता है? एक सेल अकॉर्डिंग टू नीड उसको बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, नॉर्मली एंजाइम्स को अपना काम करने के लिए किसी किस्म का कोई एडिशनल चीज़ ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली ऐसे एंजाइम्स, आप एंजाइम कहते ही उन्हें हैं जिन्हें अपना पूरा काम दिखाने के लिए कोई एडिशनल कंपोनेंट की ज़रूरत ना पड़े। ताहम अगर फिर भी कोई ऐसा एंजाइम हो जिसको कोई नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल हमेशा चाहिए हो, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल चाहिए हो या कोई आयन चाहिए हो अपना मुकम्मल सलाहियत दिखाने के लिए, तो ऐसे एंजाइम को आप एंजाइम नहीं कहेंगे बल्कि क्या कह देंगे? कोफैक्टर। कोफैक्टर की डेफिनेशन है ऐसे एंजाइम्स जिन्हें अपनी मुकम्मल पावर दिखाने के लिए नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल या आयन की जरूरत पड़ सकती है। आप ऐसे एंजाइम्स को एंजाइम नहीं बल्कि क्या बोलेंगे? कोफैक्टर। कोफैक्टर दो तरह के होते हैं, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर और ऑर्गेनिक कोफैक्टर। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर में सारे मेटल आयंस हैं, जैसा कि हमारे पास है आयरन है, मैग्नीशियम है, ये सारे हमारे पास क्या जी? फ्लेविन और हेम हमारे पास किस तरह के हमारे पास क्या जी? ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं। कहीं अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होंगे तो वो टाइटली बॉन्ड होंगे एंजाइम के साथ। कौन? अगर कोई ऑर्गेनिक कोफैक्टर, सिर्फ बात करते हैं फ्लेविन और हेम के मुतालिक बता रहे हैं, फ्लेविन और हेम अगर टाइटली बॉन्ड होंगे किसके साथ? एंजाइम के साथ, तो आप इन कोफैक्टर को क्या कहेंगे? प्रोस्टेटिक बॉन्ड, प्रोस्टेटिक ग्रुप कहेंगे। और अगर यही ऑर्गेनिक कोफैक्टर किसी दूसरे एंजाइम के साथ टाइटली नहीं बल्कि क्या होंगे? लूजली अटैच होंगे, तो आप कह देंगे कि ये अब एंजाइम नहीं या कोफैक्टर नहीं बल्कि क्या कहलाएंगे? ये को एंजाइम्स कहेंगे। यानी अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर किसी दूसरे एंजाइम के साथ या कोफैक्टर जो होते हैं वो किसी एंजाइम के साथ, अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर अगर किसी एंजाइम के साथ मजबूत जोड़ा बनाएंगे तो वो कहलाएंगे प्रोस्टेटिक ग्रुप। और अगर लूज जोड़ा बनाएंगे, लूज बॉन्डिंग करेंगे तो आप उन्हें क्या कह देंगे? हमारे पास क्या है? वो को एंजाइम्स हैं। कोएंजाइम्स ट्रांसपोर्ट केमिकल ग्रुप फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर। कोएंजाइम्स का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना केमिकल ग्रुप को फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर। सम इंपॉर्टेंट विटामिन जो होते हैं वो हमारे पास जैसे राइबोफ्लेविन है, थायामीन है और फॉलिक एसिड है, ये तीनों के तीनों के हमारे पास बॉडी के अंदर एज अ कोएंजाइम काम करते हैं। सेवरल एंजाइम कैन वर्क टुगेदर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। हर एंजाइम क्या होते हैं? जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में तरतीब से काम करते हैं, क्रिएटिंग अ मेटाबॉलिक पाथवे। इस तरीके से मेटाबॉलिक पाथवे बनता है जिसमें क्या होता है? इन अ मेटाबॉलिक पाथवे एक एंजाइम टेक करता है प्रोडक्ट ऑफ अनदर एंजाइम, यानी पहला एंजाइम जो होता है अपनी प्रोडक्ट बनाता है, उस एंजाइम की जो बनी हुई प्रोडक्ट होती है फिर वो अगला एंजाइम इस्तेमाल कर लेता है और फिर उसकी बनाई हुई प्रोडक्ट उसे आगे वाला एंजाइम इस्तेमाल कर लेता है। और यूं हम कह देते हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस बनता है, आप उसे कह देते हैं हमारे पास मेटाबॉलिक पाथवे। आफ्टर द रिएक्शन द प्रोडक्ट इज पास ऑन टू द नेक्स्ट एंजाइम, यानी प्रोडक्ट बनने के बाद वही प्रोडक्ट अगले एंजाइम के लिए दोबारा क्या होता है? नया सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है। तो ये हमारे पास बेसिक क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम है। यूजेस ऑफ एंजाइम, हमारे पास एंजाइम्स एक्सटेंसिवली यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत बड़ा इस्तेमाल है। और ये स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे पास यूज़ ऑफ एंजाइम, कौन कौन सा एंजाइम कहाँ पर इस्तेमाल होता है? फूड इंडस्ट्री में एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, तो जो एंजाइम स्टार्च को ब्रेक कर सकते हैं सिंपल शुगर के अंदर, आप उन्हें क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्रेड और बंस बनाने के लिए, सफ़ेद रोटी और जो बंद होते हैं उन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्री के अंदर इन एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेविंग इंडस्ट्री कौन सी होती है? जो मशरूबात की सनत होती है उसे कहा जाता है ब्रेविंग इंडस्ट्री। इसके अंदर जो हमारे पास स्टार्च और प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम होते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं यीस्ट और फर्मेंटेशन की प्रोसेस के लिए। यानी यीस्ट होता है आपके पास, समझ लें कि प्रोसेस करता है फर्मेंटेशन का और अल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्कोहल ड्रिंक है तो ये आपके सामने तरह का मशरूबात है। पाकिस्तान में तो नहीं है लेकिन जो मुल्क इसका इस्तेमाल करते हैं उसी हिसाब से। पेपर इंडस्ट्रीज, पेपर बनाने के लिए जब हमारे पास क्या होता है जी, एंजाइम ब्रेक द स्टार्च को तोड़ते हैं और लोअर इट्स विस्कोसिटी, इसकी विस्कोसिटी को कम करते हैं और
जो इसको हेल्प करती है कि इसके अंदर वर्क बनाने में, पेपर बनाने में काम आती है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे आखिरी एंजाइम है बायोलॉजिकल डिटर्जेंट, यानी जो हम कपड़े धोते हैं या साबुन धोते हैं, इसके अंदर जो साबुन और सर्फ का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर एक ख़ास किस्म का एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम कहते हैं हमारे पास क्या जी, बायोलॉजिकल डिटर्जेंट। प्रोटेज एंजाइम आर यूज फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन। प्रोटेज एंजाइम का नाम है, यानी जिसके आखिर पे ASE लगा हो उसका मतलब है वो एंजाइम का नाम है। इस तरह हमारे पास क्या जी, अमाइलेज आखिर पे ASE है, तो ये हमारे पास क्या होता है, डिश वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और रेजिस्टेंस ऑफ द स्टार्च रेजिड्यूल्स होती हैं, किसके ऊपर, बर्तनों के ऊपर लग जाती हैं, खाने के जो दाग होते हैं वो उतारने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा, प्रोटीज एंजाइम इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन को तोड़ने के लिए। प्रोटीन स्टेन किस पर, क्लॉथ के ऊपर, यानी सर्फ में हम 10 मिनट डाल लेते हैं। और इमाइलेज किस में डालते हैं, हमारे पास जो डिश वॉशिंग साबुन होता है उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है वो जो भी लगे हुए दाग होते हैं प्रोटीन के, लिपिड्स वगैरह के, तो स्टार्च वगैरह के जो होते हैं, स्टार्च के जो रेजिडुअल दाग होते हैं उनको उतारने का काम करते हैं। जी स्टूडेंट, आई होप सो कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए इनको आपने अच्छी तरह से याद भी करना होगा और लिखना भी है साथ में, और ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफ़िज़।